नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, जहां हम बात करते हैं नए भारत की। होती है समाचार पत्रों में कौन सी वो प्रमुख खबरें प्रकाशित की गई हैं, उसको भी आपसे रूबरू कराते हैं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल। सुप्रभात भावना। और खास तौर से आपको बताएंगे किस तरीके से जो देश है आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, आर्थिक विकास की क्या कुछ झलक दिखाई देती है और खेल जगत में क्या हुआ है, इसके साथ साथ कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। साथ ही होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें भी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों के साथ। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। शाम 5 बजे के बाद उम्मीदवार करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग। बिहार की सियासी बिसात पर उतरेंगे बड़े बड़े धुरंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महिला एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद। राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी समेत अखिलेश यादव की एक के बाद एक कई रैलियां। पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से शुरू होगा निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। अगले 1 महीने तक बीएलओ घर घर देंगे दस्तक। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से दिल्ली में मिलेंगे इस्राएल के विदेश मंत्री गिदोन सार। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय विकास पर होगी बात। और खेल की खबरों में 2 चरण में होगी भारतीय महिला फुटबॉल लीग। 20 दिसंबर से शुरू होगा पहला राउंड, जबकि दूसरा चरण अगले साल 20 अप्रैल से 10 मई तक। और आइए भावना, शुरुआत कर लेते हैं बिहार से, क्योंकि अब जो चुनाव का समय है वो ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आज अगर बात करें तो यहाँ पर पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। और खासतौर से इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम हैं, कई ऐसे हम कह सकते हैं प्रमुख चेहरे हैं जिनकी साख कहीं ना कहीं दांव पर लगती हुई नजर आएगी। भावना, बिल्कुल 6 नवंबर में इन्हीं की साख जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन 6 नवंबर को जब पहले चरण का चुनाव होगा, जिसमें 121 सीट आ रही है, यहाँ 1314 प्रत्याशियों की किस्मत तय होनी है। इस दिन बड़े बड़े चेहरे, जिनको कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल चेहरे, चुनावी मैदान में होंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसके बीच इस बार दिलचस्प लड़ाई नजर आ रही है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आमने सामने आपके पास स्क्रीन है जहां पहले चरण के चुनाव की बात हो रही है। रामकृपाल यादव भाजपा से है, वहीं रीतलाल दूसरी पार्टी से इस समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सतीश कुमार जो कि भाजपा से और उनके सामने तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। साथ ही मंगल पांडे भाजपा से और उनका सामना होगा अवध बिहारी चौधरी जो कि राजद से हैं। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिनकी कहीं ना कहीं साख दांव पर है। और अगर देखा जाए पहले चरण के तमाम ये बड़े चेहरे, संजीव चौरसिया भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दिव्या गौतम जो हैं भाकपा माले से उनके सामने होंगी। और जाहिर तौर पर देखना होगा किस तरीके से जंग रहती है। इसके साथ जदयू से अनंत कुमार सिंह इस समय अभी जेल में बंद है, लेकिन इनके साथ बाहुबली की जो पत्नी है वीणा देवी, वो इस समय आमने सामने। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, जिन्होंने इस बार अलग से अपनी पार्टी बनाई है जनशक्ति जनता दल, वो भी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। रामकृपाल यादव भाजपा से, वहीं रीतलाल राय आरजेडी से आमने सामने। तो पहले चरण का चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है, क्योंकि ये सत्ता की दिशा तय करने वाला है। और 121 सीटों पर करीब 1300 प्रत्याशियों की किस्मत इस समय दांव पे लगी हुई है। और ये कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस समय दांव पर है। देखना होगा कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष इस बार चुनाव प्रचार में उतरा है, चुनावी मैदान में जनता को लुभाने के लिए तमाम जो वायदे किए गए हैं वो क्या जनादेश में
सामने आ पाते हैं या नहीं। बिहार, इस बार बिहार को कहा जा रहा है ये बात बदलते बिहार की है। ये बदलते बिहार की इसलिए है क्योंकि बिहार अब विकसित होने की दिशा पर आगे बढ़ चुका है। ऐसे तमाम कार्य किए गए हैं, वो क्या धरातल पे लोगों को पसंद आए हैं। जो 2005 से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, क्या इस बार भी वही जनता की पसंद रहेगी या फिर महागठबंधन को इस बार जनता चुनती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। क्योंकि 2 चरण में ये चुनाव हो रहे हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को पहले और दूसरे चरण का चुनाव है, जिसके बाद 14 नवंबर को ये नतीजे घोषित हो जाएंगे। जो आपकी स्क्रीन पर पहले चरण के वो मुख्य प्रत्याशी जिनकी किस्मत 6 नवंबर को कैद होगी और 14 नवंबर को वो पिटारा जब खुलेगा तो देखना होगा कि जनादेश में क्या निकल कर आया। क्या इनको सत्ता हासिल हुई, क्या वो विधायक पद की सीट पर काबिज होंगे या नहीं, या बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव की भी इस बार किस्मत दांव पर है। महागठबंधन से उनको चेहरा बनाया गया है मुख्यमंत्री का। 2 उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा जो है महागठबंधन ने इस बार खोला है। लेकिन जो तेजस्वी यादव है वो पहले चरण के चुनाव में इस बार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रमुख चेहरे कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस बार दांव पर है, जिनको देखना होगा कि क्या जनता उनको काबिज करती है बिहार की सत्ता में या नहीं। मुकुल, बिल्कुल, और खासतौर से ये वो चेहरे हैं, जैसा भावना आपने बताया कि ना सिर्फ साख तो दांव पर होगी, लेकिन क्योंकि काम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, अलग अलग मुद्दे जो हैं वो लोगों के सामने हैं। और ऐसे में मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें, लोग गायिका हैं और अलीनगर से भाजपा की टिकट पर ही चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ साथ संजय की अगर बात की जाए और खासतौर से राज्य भूमि सुधार मंत्री ये हैं, तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके अगर खासतौर से देखा जाए हर किसी की नज़र इन पर होगी। पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, बीजेपी के टिकट पर वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए साहिबगंज सीट की, तो यहाँ से पर्यटन मंत्री हैं राजू कुमार सिंह, जो कि चुनावी मैदान में है। और ये ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए हर कोई शायद देख भी रहा होगा कि क्या किस तरह का इनका प्रदर्शन रहता है। सुरेंद्र मेहता की अगर बात की जाए, बछवाड़ा विधानसभा सीट से खेल मंत्री हैं ये, तो तमाम वो नाम जिनको हम कह सकते हैं कि अभी भी इस बार सत्ता में रहे हैं और एक बार फिर से अपनी भूमिका उनकी कैसी नजर आएगी ये देखना होगा। उनके सामने अलग अलग प्रत्याशी हैं, खासतौर से पहले चरण के वो तमाम प्रत्याशी। अमनौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कृष्ण कुमार हैं, जो कि यहाँ से चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। और अब ज़्यादा वक्त इसमें बचा नहीं है, देखना होगा किस तरीके से तमाम ये जो चेहरे हैं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और इस चुनावी रण में अपनी जीत के लिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो बिहार में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। ये संवाद भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। आज बिहार में पहले चरण के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है, यानी आज जो प्रचार चल रहा था पहले चरण के लिए वो शोर कहीं ना कहीं थम जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनके सुझाव भी सुनेंगे, यानी कि महिला कार्यकर्ताओं के से जब उनका संवाद होगा तो उनके सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृशक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और सशक्त बना रही है। आज दोपहर 3:30 बजे होने वाले संवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे माताओं बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हैं। बिहार में महिला वोटरों पर दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन पर का खास फोकस है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की एनडीए सरकार ने 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की है, जो आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने की एक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मुकुल, कहीं ना कहीं देखें तो इस बार बिहार में महिला वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। तमाम तरीके की योजनाएं प्रचार से पहले कहीं ना कहीं लागू की गई। 10,000 रुपए की जो पहली किश्त दी गई थी और इसके बाद भी अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो इस बार चुनाव प्रचार में महिलाओं को कहीं ना कहीं एक फोकस में रखा गया है, क्योंकि यही वो मातृशक्ति है, यही नारी शक्ति है जिस पर इस बार कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, सेंट्रिक किया जा रहा है। टारगेट तो नहीं, लेकिन हाँ किस तरीके से फोकस हम जरूर मान सकते हैं। और खासतौर से जो पहल है, हम जब एनडीए की बात कर रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो संवाद एक होता है, तो उसके जरिए भी हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे महिला कार्यकर्ता हों या दूसरे कार्यकर्ता हों, तो मनोबल उनका बढ़ता है और साथ ही साथ पार्टी के लिए कितना फायदा इसके जरिए हो सकता है, लगातार कोशिश की जाती है। और वहीं खासतौर से लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो रोड शो पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी उम्र को देखते हुए इस बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। अपने स्वास्थ्य की चिंताओं
भावनाओं को जाहिर करते हुए लालू यादव जेल से बाहर हैं। उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, पर ये चिंता का विषय ज़रूर रहा है। देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं, ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं, दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सारे कार्य कर पा रहे हैं, देखिए मैं कतई, उनकी उम्र है और उम्र की वजह से यकीनन तकलीफ़ें होंगी, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो पहले चरण का चुनाव प्रचार रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सियासी बाढ़ चले हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मोकामा हत्याकांड में अनंत सिंह को फंसाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटनास्थल की स्थिति से स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार करवाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। मोकामा की घटना कराने के पीछे एक साजिश है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जिस बोल्डर का इस्तेमाल वहाँ टाल में हुआ है, वो बोल्डर टाल में नहीं रहता है। वो बोल्डर रेलवे लाइन के किनारे रहा। कौन लाया रेलवे लाइन के किनारे से बोल्डर? तो जिसने भी लाया उसका उद्देश्य एक ही था कि किसी तरह इस घटना को कराया जाए और अनंत सिंह जी को पर एफआईआर दर्ज करें। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच भावना अगर देखा जाए, आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार है, उसका अंतिम दिन है। सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेता आज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो आज राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत जेपी नड्डा ताबड़तोड़ कई चुनावी रैली करने वाले हैं। राजनाथ सिंह मुंगेर में आज सम्राट चौधरी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। वहीं अमित शाह आज औरई, मधुबन और सिकटा विधानसभा सीट में एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा औरई के जाले में होगी। वहीं दूसरी जनसभा मधुबन विधानसभा सीट के लिए चकिया के गांधी मैदान में वो जनसभा करेंगे। तीसरी जनसभा रामपुरवा में की जाएगी, जबकि गया जी में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो भी होगा। तो बिहार के चुनावी समर में आज धुरंधरों की फौज दिखने वाली है बिहार की धरती पे। आइए आपको बताते हैं कि अब महागठबंधन की क्या रणनीति है आज की, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। तो महागठबंधन की तरफ से कौन से स्टार प्रचारक आज बिहार की धरती पे उतरेंगे और जनता से वोट मांगेंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अपने पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। राहुल गांधी की आज 2 जनसभाएं औरंगाबाद और कुटुंबा में होनी है। वहीं महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव आज बिहार में ताबड़तोड़ 17 जनसभाएं करने वाले हैं। समस्तीपुर से रैली शुरू होकर बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली में तेजस्वी यादव की जनसभा समाप्त होगी। बात कर लेते हैं जनसुराज पार्टी की। यहाँ की तरफ से प्रशांत किशोर आज आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए रोड शो करेंगे। और इसके साथ ही महेशुद्दीन ओवैसी अररिया, जोकीहाट और ठाकुरगंज की विधानसभा सीटों पर भी 4 जनसभा करेंगे। तो हर एक दल के आज जो प्रमुख चेहरे हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। तो एनडीए की तरफ से हो या फिर महागठबंधन की तरफ से हो, आज धुरंधरों की फौज बिहार में दिखने वाली है और कई जनसभाएं होने वाली हैं, जहां जनता को लुभाने के लिए तमाम जो वादे हैं वो किए जाने हैं और जनता किस तरीके से पक्ष में आ सकती है, उनको मतदान दे सकती है, इसके लिए तमाम समर्थन मांगने के लिए अपील की जाएगी। हमारे साथ इस समय 2 संवाददाता शैलेंद्र मिश्र पटना से, साथ ही मधुरेश नारायण गया जी से मौजूद हैं। आइए दोनों का रुख करेंगे। शैलेंद्र यहाँ गया जी से हैं और साथ ही मधुरेश पटना से हैं। शैलेंद्र, अगर बात करें यहाँ पे चुनाव प्रचार की, तो आज है अंतिम दिन और वो शोर थम जाएगा, उसके बाद शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव प्रचार की बात करें और पहले चरण की बात करें, वो प्रमुख चेहरे जिनकी साख इस बार दांव पर है, प्रतिष्ठा का सवाल हो चुका है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से राजनीति की दिशा और दशा तय होती है।
देखिए, आपने तमाम उन प्रमुख चेहरों का स्टोरी में जिक्र किया जो पहले चरण के तहत जहां पर मतदान होना है, चाहे वो महागठबंधन के चेहरे हों या फिर एनडीए के कई दिग्गज नेता जिनकी राजनीतिक किस्मत पहले चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगी। अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से हम देख रहे हैं दूसरे चरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज चुनाव प्रचार के लिए बिहार में हैं, पटना में हैं और गया में रोड शो होना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी वो देखिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री कल शाम को यहाँ पटना पहुँच चुकी हैं। अगले 2-3 दिनों में उनकी धुआंधार जनसभाएं होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, धुआंधार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो बीजेपी की तरफ से शीर्ष नेताओं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं को लेकर हम देख रहे हैं कि खूब चुनावी जनसभाएं हो रही हैं और पूरी ताकत झोंकी गई है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आपने बताया भी कि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत जो उनकी एक तरह से रणनीति देख रहे हैं वो यहीं जमे हुए हैं पटना में। और तमाम कांग्रेस के नेता भी हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त पटना या फिर आसपास चुनावी कैंपेन को धार दे रहे हैं। तो अब जब पहले चरण का चुनाव खत्म हो रहा है तब हम देख रहे हैं कि मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर एक तरह से आरोप को और आगे ले जाने का काम किया गया है। कल बीजेपी की तरफ से कहा गया कि दरअसल कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि वो पहले सही बोल रही थी कि अब सही बोल रही है। जब आम बजट आया था तब जयराम रमेश ने पोस्ट करके कहा था सोशल मीडिया पे कि सब कुछ बिहार को दे दिया गया है, और अब महागठबंधन कांग्रेस ये कह रही है कि बिहार को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। तो फिर तब सही बोल रहे थे कि अब सही बोल रहे हैं। तो इस तरह के भी जो चुनावी बाण है, जो बयानबाजी है वो हम देख रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से हो रही है। कल सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठाती है या फिर तेजस्वी यादव आरजेडी जो सवाल उठाते हैं उसका एक जवाब दिया और कहा कि वो लोग झूठ बोलते हैं। तो इस तरह की भी हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वही स्थिति लगातार देखने को मिली है। कह रही है कि एनडीए और खासतौर से मधुरेश अगर देखा जाए जैसा शैलेंद्र ने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन की अगर हम बात कर लें तो शुरुआत से लेकर अब तक आज तो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, अभी तक लगभग एक ही स्थिति जो है वो समान नजर आती है कि यहाँ पर जो खासतौर से एक पशुपेश की स्थिति है, संशय जो है वो लगातार बना हुआ है। फिर चाहे अपने ही उम्मीदवार के नाम को लेकर किया जाए या अब जैसे जैसे अब क्योंकि जो दूसरे चरण का चुनाव प्रचार है वो लगातार चल रहा है, लेकिन पहले चरण में 121 सीटों में कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर कई ऐसे नामचीन उम्मीदवार हैं जो भी उतारे गए हैं एनडीए की तरफ से भी महागठबंधन की तरफ से भी। क्या माना जाए कौन सी प्रमुख सीटें हैं जो कि खास रहने वाली हैं पहले चरण में? देखिए, सबसे पहले तो अगर प्रमुख सीटों की बात करें तो पटना में जो 3 प्रमुख सीटें हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला सीट है बांकीपुर जो कि पटना सेंट्रल का इलाका है, जहां से वर्तमान में सरकार में मंत्री नितिन नवीन खड़े हैं। उनके अगेंस्ट में राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा दानापुर का सीट भी महत्वपूर्ण है जो कि पटना का ही इलाका है। दानापुर का सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से रामकृपाल यादव पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। रामकृपाल यादव इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे पाटलिपुत्र से, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। वहीं अगर हम पटना सिटी की बात करें, पटना सिटी में जो नंदकिशोर यादव हैं, एक लंबे समय से वहां से विधायक रहे थे अचानक, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और अब वहां से दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पटना की जो ये 3 सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर दूसरे सीटों की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीटों में तारापुर भी शामिल है, जिसपे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तारापुर उनका पैतृक क्षेत्र भी है। उनके पिता सपनी चौधरी वहां से कई एक बार विधायक रह चुके हैं। उनकी माता भी तारापुर से एक बार विधायक रह चुकी हैं। तो निश्चित रूप से तारापुर भी एक हॉट सीट है। इसके अलावा गया का जो सीट है, श्रवण कुमार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो सीट भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके अलावा अलीनगर का सीट भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैथिली ठाकुर को
पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। मैथिली ठाकुर महज 25 साल की लोक गायिका हैं और पार्टी ज्वाइन करने के सप्ताह भर के अंदर में ही बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। ऐसे में वहां जो मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि राजद ने विनोद मिश्रा पर भरोसा जताया है। वहां पर विनोद मिश्रा उनके वहां पे काफी कद्दावर लीडर माने जाते हैं। हालांकि पिछले 2-3 बार से वो चुनाव हारते आ रहे हैं। ऐसे में वो सीट भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जाले का जो सीट है, जो दरभंगा का ही इलाका है, वो भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीवेश मिश्रा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। जीवेश मिश्रा को लेकर के भी प्रशांत किशोर के द्वारा कई कुछ आरोप लगाए गए थे। हालांकि अब देखना ये होगा कि जो पहले चरण का मतदान होता है, इसमें जनता उनके तरफ से उन पर कितना भरोसा करती है। जी बिल्कुल देखना बिल्कुल मधुरेश, सही कहा आपने। और चुनावी घमासान इस समय चरम पर है। शैलेंद्र, आप गया जी से हमारे साथ जुड़े हैं। गया जी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, पहले चरण में इस पर भी बड़ा फोकस किया जा रहा है। अगर यहाँ के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो आमने सामने क्या दिलचस्प फाइट इस बार नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं प्रेम कुमार, वो चुनाव मैदान में हैं और लगातार एक तो देखें तो जीत का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और सामने महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। बहुत एक तरह से कहें तो उनकी एक मजबूत पहचान क्षेत्र में और बीजेपी एनडीए की राजनीति में रही है। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिहाज से भी देखें तो गया बहुत चर्चित जगह है और आज इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा रोड शो गया शहर में करने वाले हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है और बीजेपी के कद्दावर नेता यहाँ से चुनावी मैदान में है, काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी हैं। तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दरअसल आप देखिए कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण जगह नहीं है जहां बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए ना गया हो। गया के बारे में कहा जा रहा था कि वहां पर अभी बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया है, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर रोड शो करने जा रहे हैं। आज अगर आप देखें तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो तमाम स्टार प्रचारक जो गया जी रह गए थे, वहां पे भी आज बीजेपी अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और 6 किलोमीटर का रोड शो और तमाम जनसभाएं यहां पर हो रही है। तो ऐसे में जब आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, उससे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता से तमाम वादे और तमाम उनसे वो वादे जिनसे उनको पक्ष में मतदान मिल सके। तमाम जानकारियों के साथ शैलेंद्र और मधुरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि बिहार में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इनमें 9 करोड़ 62 लाख रुपए नकद, 42 करोड़ 14 लाख रुपए की 9.5 लाख लीटर शराब है, जबकि 24 करोड़ 61 लाख रुपए के नशीले पदार्थ और 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की कीमती धातुएं जो हैं वो भी इसमें शामिल है। आयोग ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एजेंसियों की मदद से 5.8 करोड़ रुपए और 26 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अन्य मुफ्त सामान जब्त किए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखने को कहा है कि निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को, आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि अब निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि जो SIR की प्रक्रिया है उसको दूसरे राज्यों में किस तरीके से लेकर जा रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की, खासतौर से अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR मुद्दे को अगर हम बात इसकी करें तो इसका दूसरे चरण का जो अभियान है वो शुरू किया जा रहा है। और इसमें भावना खासतौर से 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। और इसके बारे में और आपको डिटेल्स दे तो गणना चरण से ये प्रक्रिया शुरू होगी जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में BLO आज से 1 महीने तक घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। वहीं 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जबकि 7 फरवरी 2026 यानी कि अगले साल को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां आज से SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आइए जानते हैं। खासतौर से SIR के इस नए चरण में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसके साथ ही लक्षद्वीप, केरल और गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ये राज्य शामिल हैं इसके अंदर। साथ ही आज से निर्वाचन आयोग इन यूटी और राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। SIR की प्रक्रिया वो प्रक्रिया जहां मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद एक फाइनल सूची भी तैयार की जाएगी। यानी जो पिछले सालों से मतदाता सूची अभी तक उसका डेटा नहीं बना था, वो डेटा अब इन राज्यों से शुरू होगा। और बिहार में हमने अभी हाल फिलहाल में ही देखा कि SIR की प्रक्रिया हुई थी। बिल्कुल, और अब आइए आपको बता भी देते हैं कि SIR के लिए कौन कौन से जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, जो कि चुनाव आयोग ने का जिक्र भी किया था। इन दस्तावेज़ों में अगर हम बात करें तो आपके पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उसकी कह सकते हैं कॉपी जो है वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ पहचान पत्र या प्रमाण पत्र की अगर बात की जाए वो आप इसके साथ दे सकते हैं। और साथ ही खासतौर से कई ऐसे दस्तावेज़ जो कि ज़रूरी हैं इसके लिए, उसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल है। इसके साथ आप पासपोर्ट ये भी सबमिट करा सकते हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र। इसके साथ वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आप अटैच कर सकते हैं जब ये SIR की प्रक्रिया आपके शहर में शुरू होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, और ये दस्तावेज आपके पास होने ज़रूरी है, तभी आप उस मतदाता सूची में रजिस्टर हो पाएंगे। बिल्कुल, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये भावना जो दस्तावेज हैं ऐसे रखे गए हैं कि हर किसी के पास ये तमाम जो दस्तावेज हैं वो ज़ाहिर तौर पर मौजूद रहते हैं, उनके पास ये रहते हैं। किसी तरह की मुश्किल जो है वो आम नागरिकों को इसमें नहीं होगी। और खासतौर से जाति प्रमाण पत्र की बात की जाए, NRC की बात की जाए या फैमिली रजिस्टर की बात करें, ये ऐसे तमाम दस्तावेज जिनका हम देखते हैं कि आपको आवश्यकता पड़ती रहती है, और उन्हीं के आधार पर आप जो SIR की प्रक्रिया है उसको पूरा भी कर सकेंगे। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग का यही उद्देश्य है कि पूरी इस SIR प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, क्रेडिबल बनाया जाए, ताकि जो भी भारतीय मतदाता है वो इस सूची में जुड़ सके और साथ ही साथ जब चुनाव आए तो अपने मतदान का प्रयोग कर सके। बिल्कुल, लेकिन SIR को लेकर ही राजनीतिक माहौल जो है वो थोड़ा सा गर्म भी हमने देखा है। भाजपा ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार ने घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज जारी किए हैं। पार्टी ने जन्म, निवास, वन अधिकार और जाति प्रमाण पत्रों की जांच में सतर्कता बरतने की मांग की है।
24 जून 2025 के बाद जारी प्रमाण पत्रों को स्वीकार न करने का अनुरोध भी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एसआईआर के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना जिले में एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर जुलूस निकालेंगे। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती कि एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में कराई जाए और ऐसे में आज वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगी। इसके साथ अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे डाली है। पार्टी ने याचिका में इस कवायद को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया। इससे पहले चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट में कहा कि मतदाता सूचियों की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी आशंका की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं एसआईआर पर सियासत जो है वो तेज होती नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है डीएमके पार्टी और उसी वजह से लगातार एक बार फिर से एसआईआर जो है वो सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं किस तरीके से दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौते के रूप में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। इसका लक्ष्य धरती के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। इस वैश्विक पहल में भारत ने दिखाया है कि प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। चार नवंबर 2016 यह तारीख दुनिया के जलवायु इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। इसी दिन पेरिस समझौता प्रभावी हुआ, एक ऐसा वैश्विक संकल्प जिसका उद्देश्य था धरती के तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना। यह समझौता तब लागू हुआ जब 55 देशों ने, जो दुनिया के 55% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, इसे मंजूरी दी। इस वैश्विक प्रयास में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। जलवायु न्याय और सतत विकास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत ने अपने वादों को हकीकत में बदला है। भारत और फ्रांस की पहल पर शुरू हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो 100 से अधिक देशों को एक सूत्र में जोड़ता है, एक सोच के साथ। एक सूरज, एक दुनिया, एक ग्रिड। भारत ने बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और वनीकरण जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों के तहत भारत 2030 तक अपनी जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की राह पर है और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का संकल्प रखता है। देश में अब तक 180 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है, जिसमें सौर, पवन, बायोमास और लघु जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। राष्ट्रीय सौर मिशन, पवन ऊर्जा मिशन और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी योजनाओं ने इस परिवर्तन की गति को और तेज किया है। जैसे जैसे दुनिया COP30 की तैयारी कर रही है, भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के रूप में उभर रहा है, उदाहरण पेश करते हुए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम रख रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नया सवेर में अब कुछ और अन्य प्रमुख खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ये अहम बैठक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। बैठक के दौरान दोनों नेता रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। भारत और इजरायल के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में और अधिक गति मिली है, मजबूती मिली है और ये बैठक दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद अगर आपके पास समय नहीं है समाचार पत्र पढ़ने का, तो समाचार पत्रों में आज कौन सी मुख्य खबरें प्रकाशित हुई हैं, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। जल्द हासिल। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है ये जानने का कि आज समाचार पत्रों में कौन सी वो प्रमुख और दिलचस्प खबरें प्रकाशित हुई हैं प्रेस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इन खबरों में अगर हम बात करें, जो पहली खबर है वो है कि किस तरीके से ईस्ट और वेस्ट की अगर बात की जा रही है तो भारत कैसे पहली पसंद बन रहा है। जी हाँ, अगर खासतौर से एयर स्टॉप की हम बात करें तो एशिया यूरोप के सफ़र में दिल्ली जो है वो पसंदीदा स्थल के रूप में देखा जा रहा है। करीब 34% की शानदार बढ़ोतरी जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजिट में यहाँ पैसेंजर्स की देखने को मिली। और इसकी बड़ी वजह ये है कि इस तरह की जो खासतौर से लोकेशन है या नेटवर्क है, हाईटेक फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर तमाम यात्रियों को मिलती है। और इसी वजह से ईस्ट वेस्ट के बीच अगर देखा जाए तो भारत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पहली पसंद के रूप में देखा जा रहा है। और जो दूसरी खबर की बात करेंगे वो है व्यापार मेले से जुड़ी हुई। पूरे साल ये इंतजार रहता है, नवंबर के महीने में वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगेगा। हम सब वहाँ जाएंगे और देश के अलग अलग जो राज्यों के पेविलियन हैं उसका आनंद उठाएंगे और साथ ही फूड कोर्ट में व्यंजनों का आनंद उठाएंगे। लेकिन इस बार कुछ नया होने जा रहा है। सेना का पेविलियन लग सकता है इस बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम में होने वाला है। सेना का पेविलियन 1 दशक पहले तक लगता आ रहा था, लेकिन फिर वो कुछ कारणों की वजह से बंद हो गया। लेकिन 1 दशक के बाद जो वहां आते हैं उनको ये रोचक रहता है कि सेना में वो कौन कौन से हथियार मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल करती है सेना, और किस तरीके से सैनिक हमला करते हैं या फिर आपात परिस्थितियों में निपटने के लिए सेना किन नई तकनीकों का प्रयोग करती है। ऐसे में जो पिछले साल का क्षेत्रफल था भारत मंडपम का व्यापार मेले के लिए, वो इस बार कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और अब इस बार सेना का पेविलियन भी एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर रुक किया जाए अगली खबर का, तो आपको बता दें कि जब हम देखा क्रिकेट को लेकर, खासतौर से महिला क्रिकेट ने जिस तरीके से हम कह सकते हैं ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद खासतौर से जो प्लेयर हैं दीप्ति शर्मा, वो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो उनकी अलग अलग रील्स जो है, फिर चाहे उनकी बॉलिंग की बात की जाए, उनके बल्लेबाजी की बात की जाए, वो लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। और खासतौर से उनकी जो तुलना है वो युवराज सिंह से भी की जा रही है। जिस तरीके से 2011 में हमने देखा था युवराज सिंह ने जिन्होंने भूमिका निभाई थी, बल्लेबाजी की बात की जाए, गेंदबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात की जाए, तो कुछ इस तरह की तुलना जो है वो दीप्ति शर्मा की जा रही है। किस तरीके की उनकी बॉलिंग रही है, कैसे उन्होंने अलग अलग जो अच्छे शॉट्स लगाए जिनकी वजह से जो टीम है वो जीत दर्ज कर पाई। जी हाँ, और अगली खबर भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए ही है। जिस तरीके से महिला क्रिकेट ICC विश्व कप जीता है भारत ने, शीर्ष पर इस समय खड़ा है। ऐसे में सब जगह यही बात हो रही है कि अपनी छोरियां कोई छोड़ उससे कम है क्या, और ऐसा ही कुछ दिख रहा है। यही भाव मैदानों में भी, और मैदानों में बेटियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक ही दिन के बाद, जीत के बाद, एक नई उत्साह के साथ ये क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो दिख रहे हैं। भारत
ने जिस तरीके से कारनामा कर दिखाया है आईसीसी क्रिकेट में, ऐसे में युवाओं के लिए अब दरवाजे खुले हैं। और जो क्रिकेट प्रशिक्षु हैं वो भी यही कह रहे हैं कि महिला टीम की जीत ने हमें ये दिखा दिया है कि अगर जुनून हो तो कोई सपनों को रोक नहीं सकता। और हम हर रोज़ मैदान में इसलिए उतरते हैं क्योंकि एक दिन ये देश के लिए खेलना किसी गर्व से कम नहीं होगा। तो ऐसे में जो चुनौतियां थी वो कहीं ना कहीं पार पाने के साथ ही जो दरवाजे खुले हैं इस जीत के साथ, उसमें ये चुनौतियां आगे पार करती हुई अब जो नए युवा खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, वो नजर आएंगे। और प्रेस रिपोर्ट के बाद अब आइए नजर डालते हैं नई नई तकनीक से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। टेक टॉक की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसरो चेयरमैन बी नारायणन ने के साथ डीडी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 महीनों में 7 मिशन को अंजाम। What are the use cases, if you can make us understand, for the common Indian with this heaviest communications? This is the heaviest communication satellite, 4,400 kg, lifted off by GSLV LVM-3 vehicle, and we have placing in the geotransfer orbit. This will enhance the communication capability of India, mainly for strategic application. But what are the use cases for the common person to understand, sir? How it will improve the communication? Say, basically we have to ensure safety and security of every citizen of Bharat. So towards that, this will be useful. And Atmanirbhar Bharat is one central theme that you are working on, sir. What is the next in the pipeline as far as this year is concerned? And also, 3 years, you are saying that 3 times satellites you are going to put. No, with the vision and direction of Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, we are working for 7 launches before March this next year. This finance year, in 5 months, we are planning 7 launches. Next launch will be again a communication launch on commercial basis for a foreign customer. And Narendra Modi ji, our Prime Minister, has rolled out the space sector reform. And we have given 5 PSLV vehicles to private companies, a consortium, industrial consortium. The first launcher we are going to have. And we are also going to have the first uncrewed mission of Gaganyaan program. That first uncrewed mission is going to be there. And another couple of launches, as I told, in 5 months, really our hands are totally full. 7 launches are going to happen in another 5 months time frame. And by 2035, our own space mission, as Prime Minister said? Yes, by 2035, India will have our own space station called the Bharati Andhri Station. And it will be a 5-module construction. The first module will be placed in the orbit by 2028. और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव जीत जाते हैं तो वे न्यूयॉर्क शहर के लिए संघीय निधियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में संसद के बाहर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। 9वीं साथ में रेलवे हादसे की पहली बरसी पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। फ्रांसीसी सेना का जहाज मानवीय सहायता लेकर तूफान प्रभावित जमैका पहुंचा। पिछले सप्ताह यह शक्तिशाली तूफान आया था जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए थे। गिनी के झूठा नेता ममारी डोम्बियो ने 28 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए अपना नाम आगे रखा है, जिससे वह अगले 5 वर्षों तक सत्ता में बने रह सकते हैं। और इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। भारत की बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र की बाजार पूंजी 50.5 गुना बढ़कर 2025 में 51 लाख करोड़ रुपए हुई है। वहीं बीएफएसआई का जीडीपी में योगदान 2025 में 27% के स्तर पर पहुंचा है। भारत का गोल्ड रिजर्व पहली बार $100 अरब के पार 105.53 अरब पर पहुंचा है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़कर 14.7% पर पहुंचा। चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने ई-कॉमर्स दिग्गज के साथ $38 अरब की ऐतिहासिक सौदा किया है। इस 7 साल की साझेदारी के तहत ओपन एआई अब अमेज़न वेब के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करेगा।
आइए अब बात कर लेते हैं कि कृषि जगत में क्या कुछ हो रहा है, खेती किसानी से जुड़ी खबर के साथ। डीडी न्यूज अरुणाचल की एक टीम ने हाल ही में पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग स्थित ICAR केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का दौरा किया। इस दौरान टीम ने संस्थान के सब्जी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार N से बातचीत की और वहां चल रहे बागवानी अनुसंधान और विकास कार्यों की जानकारी ली। ये केंद्र केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो शीतोष्ण जलवायु में उगाई जाने वाली फलों और सब्जियों की उन्नत संकर किस्मों के विकास का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र बन चुका है। यहाँ पर मुख्य रूप से सेब, अखरोट, कीवी, पार्सिमॉन, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, फूलगोभी, लेट्यूस और शीतोष्ण ऑर्किड पर काम किया जा रहा है। संस्थान ने अपनी एक विशेष उपलब्धि के रूप में कद्दू खीरा नामक खीरे का संकर जर्मप्लाज्म विकसित किया है, जो अपनी मिठास और निर्यात क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। दिरांग का ये क्षेत्रीय केंद्र न केवल अनुसंधान का केंद्र बन रहा है, बल्कि ये पूर्वोत्तर भारत में शीतोष्ण बागवानी की नई क्रांति की नींव भी रख रहा है। Our ICAR CATH regional station Dirang, it is located at the Dirang, Arunachal Pradesh. We have a good laboratory facilities, including molecular lab facility and also biochemical lab facility also we have. Here also we having the PEQ, plant quarantine facility. Whatever the planting materials coming from the different countries, first we will screen and we will scrutinize that don't have any kind of diseases and pests which are invasive. We will screen and we will certify that and we will give to the farmers. Those kind of facilities also we have. It is under the construction process. Hopefully within 1 or 2 years it will also constructed. आइए अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फैसला किया है कि भारतीय महिला लीग 2 चरण में खेली जाएगी। पहला चरण 20 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चलेगा। ये फैसला महासंघ द्वारा 30 अक्टूबर को महिला लीग के सभी 8 क्लबों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो इतिहास रचा है, उसका खुमार अब भी सबके सर चढ़कर बोल रहा है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद से पूरा देश जीत के जश्न में डूब गया है। और खासतौर से किस तरीके से जो न सिर्फ खेल प्रेमी हैं, खिलाड़ियों के घरों के आसपास की बात की जाए, वो तमाम लोग भारतीय महिला टीम के जीत के रंग में रंगते हुए नजर आए हैं। चलिए देखते हैं कि खिलाड़ियों के घरों और साथ ही साथ उनके आसपास के लोग भारतीय महिला टीम के जीत के रंग में किस तरीके से नजर आए। भारत की बेटियों द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। जैसे ही टीम इंडिया ने विश्व कप के खिताब पर कब्जा जमाया, वैसे ही पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या शहर, क्या गांव, देश के कोने कोने में लोग जीत का जश्न मनाते नजर आए। वुमेन्स टीम ने ट्रॉफी जीती, इसके लिए शंखनाद करना चाहूंगा। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया वुमेन्स सबसे महान। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मोहाली में भारतीय क्रिकेटर अमनजोत कौर के घर भी देखने को मिला। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत पैकेज लाए ग्राउंड में, तो डांस भी किया यहाँ पे हम भाइयों ने, उसके भाई ने। भारतीय टीम की शानदार जीत पर भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के परिजनों ने खुशी जाहिर की। दीप्ति ने पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी। पूरी टीम इंडिया को बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। अब इसमें हमें खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, पूरे देश में खुशी का माहौल होगा और दीप्ति आएगी तो उसका सम्मान होगा पूरे आगरा में। जाहिर तौर पर क्रिकेट के मैदान पर भारत की बेटियों की ये सबसे बड़ी जीत है। यह जीत जहां पूरे देशवासियों को गौरवान्वित कर रही है, वहीं खेलों में भारतीय महिलाओं के दबदबे की कहानी भी बयां कर रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ते हुए आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और बदलते मौसम के हालात ने लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ा दी है।
खासतौर से बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की, लगातार सांस की बीमारी से जूझ रहे जो मरीज हैं उनके लिए हालात जो हैं और गंभीर होते जा रहे हैं। इसी विषय पर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने डीडी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा से खास बातचीत की। बढ़ता हुआ प्रदूषण और बदलते मौसम से बच्चे खुद को बचाएं, किस तरीके से बुजुर्ग अपना बचाव कर सकते हैं और साथ ही हम लोग भी कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हमसे साझा करने के लिए दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास। प्रदूषण बढ़ रहा है, मौसम पूरी तरीके से करवट ले चुका है, ऐसे में खांसी जुकाम होना तो लाजमी है ही, साथ ही जो आंखों में जलन होती है और जिस तरीके से बच्चों को परेशानी होती है, ऐसे में क्या कुछ उनको उपाय करने चाहिए? सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग छोटे बच्चे और जो भी ओल्ड एज में हैं उनका प्रोटेक्शन करें। इन लोगों को थोड़ा सा पोल्यूशन से कितना भी दूर रख सकते हैं, जितना हो सकता है उतना बाहर नहीं निकलें और अपने घर में जितना हो सकता है प्रिकॉशंस ले लें, अच्छा सा पानी पिएं, बैलेंस्ड डाइट रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और अपना सेहत के बारे में देख लीजिए। और दूसरा चीज़ है कि जो लोग एक्सरसाइज करने और बाहर जाते हैं, अगर उनको लगता है कि पोल्यूशन बढ़ गया है और अपने घर में योगा करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अक्सर बच्चे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? टीनेजर्स जो भी हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट के पीछे चेज़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, हाईली अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ट्रांस फैट्स जो हैं, ऑयल्स के साथ ट्रांस फैट्स होते हैं, जो जंक फूड हैं उसकी कमी करनी ज़रूरत है। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सारे टीनेजर से कि प्रोटीन सप्लीमेंट की 100% ज़रूरत नहीं है। हम अपना बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग वेजिटेरियन डाइट में हम सारा रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन का होता है एक दिन का हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डेफिशिएंसी है, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलता है कि भाई आपका हीमोग्लोबिन कम है, खून की मात्रा कम है, उस समय वो आयरन सप्लीमेंट देते हैं तो हमको लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे कि आज का जो टीनेजर्स हैं, युवा है, वो वही रहेंगे जो देश को अच्छे पिलर्स में रखेंगे। इसीलिए हम एक अच्छा सा हेल्थ रखें, फिज़िकल हेल्थ रखें, मेंटल हेल्थ रखें, सोशल कंपोनेंट भी रखें और स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी रखें, इमोशनल कंपोनेंट भी रखें, वो होलिस्टिक हेल्थ रखें, ताकि हम सब मिल के अच्छा सा काम करके, ज़्यादा काम करके, बैलेंस डाइट लेके इस देश को एक विकसित भारत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर एम श्रीनिवास ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वस्थ रहना है, तभी आप अपने इस विकसित भारत देश के अभियान में अपना एक अभिन्न योगदान दे सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं आपके शहर के मौसम का हाल। जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो जाना आपने मौसम का भी हाल और इसी के साथ अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। लेकिन हर रोज़ की तरह भावना अगर बात की जाए आज किन खास तस्वीरों के साथ हमारे जो दर्शक हैं उनसे हम यहाँ पर अलविदा लेंगे। मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं। आजकल मुकुल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की खुशियों में डूबा हुआ है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के तहत ये समारोह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो आप भी नया सवेरा के आज के इस अंक में लीजिए मध्य प्रदेश की खुशियों में आप शामिल होइए, देखिए इन तस्वीरों को और हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। सारे बच्चों में है विक्रम, आगे गुरु ने माना, उससे बढ़कर कोई है ना ये बच्चों ने जाना। ये आदित्य चमक रहा है सबके बीच अकेला, मंद है सारे तारे साथी देने ले ये धेला। खड़क चलाता वार बचाता ढाल बीच में देता, तेरा तरफ ध्यान वो रखता शीघ्र नाग सा चेता। लाठी के है दाव निराले बाहु युद्ध में न्यारा। ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार। नया सवेरा के